हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट, उसी को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। जो आज की क्लास होने वाली है वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके आने की संभावना 100% संभवता है। ठीक है, तो आइएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आप आंसर कीजिएगा। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने आप का भी एनालिसिस करिएगा मेरे साथ में। ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये कारगर तभी साबित होगी, जो भी आप स्टूडेंट लोग क्लास लेते हो ये कारगर तभी साबित होगी, आपकी मेहनत तभी फल लेकर के आएगी दोस्तों। तब आप पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ में जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आए आप उसका सीरियल नंबर लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी साथ के साथ तो हम कर ही रहे हैं। अगर साथ आपका राइट आंसर होता है तो आप टिक कर लीजिएगा, अगर गलत होता है तो आप क्रॉस मार्क कर लीजिए और उसके बाद में आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो आइएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, एएलयू कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर किसके घटक होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास ली है तो ये क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिला होगा, या इसके इर्द गिर्द कोई टॉपिक ऐसा होगा जो हमने डिस्कस किया होगा जरूर। तो दोस्तों देखिएगा, एएलयू कंट्रोल यूनिट, सीयू एवं रजिस्टर्स किसके घटक हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर हम सीपीयू के बारे में जानते हैं, अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है इसका सीपीयू का फुल फॉर्म। अब सीपीयू आपका कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है बेसिक रूप से 4 मुख्य भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। इनपुट, दूसरा आपका सीपीयू, तीसरा आपका आउटपुट, और चौथा जो होता है इसका मुख्य घटक वो होता है इसका दोस्तों मेमोरी। ये होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं यहाँ हम, या मुख्य भूभागों की बात करें तो ये 4 होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम मुख्य रूप से अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू को हम किस नाम से भी जानते हैं, सीपीयू को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। मुख्य भाग जो इसका मुख्य घटक है उसके अंदर हम बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हमने जान लिया है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मुख्य रूप से अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो जो आपका सीपीयू होता है, ये सीपीयू के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, 3 घटक इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला घटक होता है वो कहलाता है आपका एएलयू, दूसरा घटक इसका कहलाता है सीपीयू का सीयू, और तीसरा घटक है वो कहलाता है आपका रजिस्टर्स, REGISTERS। एक होता है देखो रजिस्टर, और ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है, आपने पढ़ा हो तो, प्रतिरोध के बारे में सुना हो तो, वो तो होता है रजिस्टर। और ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर की बात करें तो हम एक तरीके से जो आपका लिखने के लिए जो खाता बही में या स्टॉक में आप काम में लेते हो, या फाइल वगैरह कुछ कोई भी डेटा लिखने के काम में लेते हो, उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, रजिस्टर। तो वो वाला रजिस्टर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को लिख करके सेव करके रखते हैं, और यहाँ पर वर्चुअली रूप से जो कंप्यूटर है वो डेटा को सेव करके रखता है। तो एएलयू की अगर हम बात करें ये कहलाता है आपका सीपीयू। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसके मुख्य घटक के अंदर पहले की बात करें एएलयू की, तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरे हम बात करते हैं आपके सीयू की, जो इसका दूसरा भाग है वो है आपका सीयू।
सीयू क्या होता है? सीयू होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये आपके कंप्यूटर के साथ में जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तीसरा होता है आपका रजिस्टर। ये आपकी अति सूक्ष्म मेमोरी होती है, ठीक है। और अगर इसकी आकार की बात करें हम, साइज की, तो ये होती है सबसे छोटी मेमोरी, सबसे छोटी। और अगर हम स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड की, तो ये होती है सबसे तेज, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक होता है सीपीयू का मुख्य घटक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है रजिस्टर। ये होते हैं आपके सीपीयू के मुख्य भाग। जबकि कंप्यूटर के मुख्य भागों की बात करें तो आपके चार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है आपका मेमोरी, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर के चार मुख्य घटक होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? तो आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या पैरामीटर इस क्वेश्चन के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? देखिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर यूजर के द्वारा क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? इनपुट कंप्यूटर को। और ये इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है जो आपका कोई भी डेटा हो सकता है। अब डेटा की बात करें तो डेटा क्या होता है? तो डेटा मुख्य रूप से कोई भी आपकी फाइल हो सकती है, कोई आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई आपका वीडियो हो सकता है, कोई आपका ऑडियो हो सकता है। ये सभी क्या किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? आपके डेटा के अंदर। अब डेटा की अगर स्पेशली हम बात करें तो मुख्य रूप से डेटा को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है अल्फाबेटिकल डेटा, जिसके अंदर ए से लेकर के और जेड तक की जो भी आपके कैरेक्टर हैं यानी कि अक्षर। देखिएगा, दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका अक्षर, दूसरा होता है शब्द, ठीक है। अक्षर कहलाता है आपका कैरेक्टर और शब्द कहलाता है आपका वर्ड। अब जो ये आपका शब्द बना हुआ होता है वो अक्षरों के समूह से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अक्षरों के अंदर अगर हम बात करें तो ए से लेकर के जेड तक की एबीसीडी, 0 से लेके 9 तक की आपकी क्या हो जाएंगी? 0 से लेके 9 तक की आपकी क्या हो जाएंगी? गणित की संख्याएं। 0 से लेके 9 तक की आपकी क्या हो जाएंगी? गणित की संख्याएं हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें तीसरा प्रकार डेटा का, तीसरा प्रकार है जो कहलाता है इस कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा डॉलर का साइन होता है, एट द रेट का होता है, हैज का होता है, इज लेस देन, ग्रेटर देन, कुछ इस तरह के स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इन सभी तीनों तरह के जो डेटा है इसी से मिलकर के आपका क्या बनता है? इसी से मिलकर के आपका क्या बनता है? डेटा बनता है कंप्लीट। यानी कोई फाइल बनेगी, कोई टेक्स्ट बनेगा, कोई वीडियो बनेगा, कोई ऑडियो बनेगा। अब दोस्तों ये क्या हो सकता है? जो डेटा होता है इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो ये कहलाता है आपका आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह। आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? आपका डेटा कहलाता है। तो दोस्तों हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था आपका ये वाला, तो इसके अंदर जो हम इनपुट में प्रोवाइड करवाते हैं वाया यूजर के द्वारा, वो आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डेटा। और इसी डेटा को जो आपका सीपीयू होता है ये क्या करता है? प्रोसेस करने के बाद में, और जो हमको ये आउटपुट पर मिलता है पर्टिकुलर जो डेटा दिया था वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। तो यही इंफॉर्मेशन आपका क्या कहलाती है? ये कहलाती है आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम। ये क्या कहलाती है? आपकी सूचना कहलाती है। तो आपको यहां पर कई टर्म क्लियर हो गई होंगी। एक तो आपको डेटा किसको कहा जाता है, डेटा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डेटा। दूसरी टर्म क्लियर हो गई होगी कि डेटा को अगर हम व्यवस्थित क्रम में जमा दें तो वो कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है।
अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए कंप्यूटर को निर्देश करने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब हमने बात करी थी प्रोसेसिंग की अभी जस्ट, तो प्रोसेसिंग किसके आधार पर करता है, तो यूजर के द्वारा कुछ विशेष तरह के क्या करवाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किसको, कंप्यूटर को यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस क्या करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, यूजर क्या चाहता है, यूजर 2 करना चाहता है, तो यहां पर जो ये सिंबल आप देख रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर या कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई भी की या बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद में हम फिर से बराबर का बटन प्रेस करते हैं, इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं, और उसके बाद में हमको फाइनली आउटपुट में रिजल्ट मिलता है। तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन का बटन प्रेस कर रहे हैं, इक्वल टू का कर रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये मल्टीप्लाई है, गुणा, बाकी जोड़, भाग, इक्वल टू, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे ये ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। इसके अलावा जो हमारा सीपीयू वर्क करता है वो लॉजिकल ऑपरेशन पे भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस वो क्या होते हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं लगे हाथों। तो आपने देखा होगा इस तरह के सिंबल्स, ये लेस देन, ठीक है, ये इज ग्रेटर देन, ये है लेस देन इक्वल टू, ये है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है इक्वल टू, ये भी आपके विशेष तरह के क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब इंस्ट्रक्शन की अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो और भी बहुत सारे होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में काम में लिए जाते हैं। अब देखिएगा आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, इन इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि प्रोग्रामों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी जो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के साथ संचार करने में किन उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। कंप्यूटर के साथ संचार करने में किन उपयोगकर्ताओं की या क्या उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। यहां पर आएगा रिक्त स्थान, उपयोगकर्ताओं की मदद करता है क्या, तो केवल आउटपुट डिवाइसेज, केवल इनपुट डिवाइसेज, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज। तो कंप्यूटर के साथ में ये मान के चलते हैं हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ में अगर कोई यूजर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, मदद की, तो हमको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मॉनिटर है आपका क्या कहलाता है, ये मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइसेज कहलाएगा। और इनपुट डिवाइसेज की बात करें तो आपका जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइसेज कहलाएगा, माउस है वो आपका इनपुट डिवाइसेज कहलाएगा। इसके अलावा आपने देखा हो तो कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर भी जुड़ा हुआ होता है। ये प्रिंटर है जो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो ये विभिन्न आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों तरह की डिवाइसेज की आवश्यकता होती है। अब ना बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइट पेन किस तरह का डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या ट्रिन फिल्म ट्रांसफर है। तो अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज की, इनपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा जिनकी मदद से यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है, या हम बात करें तो आंकड़े प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अवेलेबल या उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइस।
तो इनपुट डिवाइस अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमारा ही कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग देखते हैं हम कीबोर्ड की मदद से ही कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा माउस की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। दो तो हमारे ये मुख्य इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा आप देख पाते हो तो बैंकिंग के अंदर एक MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नामक डिवाइस होती है, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। ये क्या करती है, जो भी आपका चेक होता है उसको रीड करके और तुरंत क्लियरेंस के लिए आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए सेंड कर देती है। ऐसे ही आपकी OCR होती है, ऐसे ही आपकी OMR होती है। OMR से आप परिचित होंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और OCR होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है, BCR बार कोड रीडर। इसके अलावा आपकी इनपुट डिवाइस की बात करें, जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक क्या होती है, आपने देखा हो तो व्हील चेयर वगैरह पे चारों डायरेक्शन में एक बटन लगा होता है बॉल के जैसा, वो आपका जॉयस्टिक कहलाता है। ऐसे ही आपका लाइट पेन होता है। लाइट पेन आपने देखा हो अभी यूट्यूब पर जो पढ़ाने के लिए ये पेन टेप वगैरह काम में लिए जाते हैं, या जो भी आपने देखा हो डिजिटल बोर्ड पर जो पेन लिखने के लिए काम में लिया जाता है, वो आपका एक तरह का लाइट पेन की तरह ही वर्क करता है। इसके अलावा और भी आपके पास में बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं, जैसे गेम वगैरह आप खेलते हो तो जो रिमोट काम में लेते हो उस पर भी आपका ट्रैक बॉल लगा हुआ होता है, ट्रैक बॉल, ये भी आपकी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। तो जो आपका लाइट पेन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक दस्तावेज प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट की ये टेब होती है, मान के चलते हम ये ऑफिस की टेब है कोई भी, तो यहां पर आपकी सबसे ऊपर जो होती है वो होती है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आपकी होती है मेन्यू बार, और मेन्यू बार के अंदर आपने देखा हो तो इस कॉर्नर पे बाईं तरफ कॉर्नर पर एक फाइल नाम से आपको क्या मिलती है, छोटी सी टेब मिलती है। इस फाइल पर अगर आप माउस के कर्सर से क्लिक करते हो तो आपको एक टेब खुलती है। उसके अंदर आपने देखा हो तो आपको ऑप्शन मिलते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। इस तरीके से आपको एक नई टेबल खुलती है और इसके अंदर आप देख पा रहे हो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। तो इसके अंदर जितनी भी टेब होगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, मेन्यू। तो इसको हम फाइल मेन्यू के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए, सहायता संवाद, हेल्प डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए, मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए, खोज विकल्प को खोलने के लिए, चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पिछली क्लास में भी शायद डिस्कस किया था जब हमने कीबोर्ड की कुछ कीज के बारे में पढ़ा था। तो जो ये आपकी F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड के अंदर कुछ स्पेशल कीज होती हैं, इनको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फंक्शन कीज के नाम से। और इनके 12 की 12 की कुछ शॉर्ट काम करने के काम में भी ली जाती है। तो F1 की आपकी जो स्पेशली हेल्प के लिए काम में ली जाती है। जिस भी आप टेप पर काम कर रहे हो, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, फाइल मैनेजर हो, टास्क बार हो, अगर उसके अंदर आपको कुछ चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करते हैं, F1 की को प्रेस करके और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको हेल्प मेन्यू के अंदर अवेलेबल हो जाती है और उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज बटन यानी कुंजी +E का प्रयोग करते हैं तो कौन सी टेब खुलती है। तो दोस्तों देखिएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर आपने देखा हो तो एक इस तरह का कीबोर्ड में आपको बटन मिलेगा, एक इस तरह का बटन मिलेगा कीबोर्ड में। ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका विंडो की, ठीक है। और आप ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर के बटन तो होते ही हैं। अगर हम इस विंडो की को और इस ई को एक साथ दबाते हैं, विंडो की +E को एक साथ प्रेस करते हैं, तो आपने कभी काम में लेकर के देखा हो तो आपका जो न्यू टैब ओपन होगा, वो न्यू टैब ओपन होगा, वो खुलेगा आपका माई कंप्यूटर का। तो ये शॉर्टकट कीज है, ध्यान रखिएगा। अगर विंडो +E को हम प्रेस करेंगे तो न्यू टैब खुलता है, वो माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है, ठीक है। यदि आप
MS एक्सेस का उपयोग कर रहे हैं और CTRL N कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या देखोगे, तो किसी भी टैब के अंदर CTRL+N दबाने पर आपने देखा हो तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है। तो डेस्कटॉप पर पहुंचेंगे, एक मौजूदा डेटाबेस को खोल सकते हैं, एक नया डेटाबेस विषय बनाते हैं, वर्तमान विषय को प्रिंट करते हैं। तो एक नए डेटाबेस को हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, एक न्यू टैब या न्यू फाइल खुल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में नेटवर्क साझा करता है। देखिएगा, अगर हम नेटवर्क के टाइप्स की बात करें तो बेसिक रूप से जो हम स्टडी करते हैं वो 3 टाइप्स के नेटवर्क स्टडी करते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक्चुअली में ये होते क्या है, वैसे अगर इन तीनों के अंदर हम बात करें तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है लैन, उससे बड़ा होता है मैन, उससे बड़ा होता है वैन। लैन की बात करें तो एक ही स्थान पर मान के चलते हैं ये कोई कैंपस है, कॉलेज है, और इसके अंदर 2 ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि 2 बिल्डिंग पास पास में बनी हुई हैं। अगर हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये 2 ब्लॉक मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है और दूसरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। अगर इन दोनों ब्लॉक के अंदर इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लैन केबल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, एक ब्लॉक के अंदर अगर हम पर्टिकुलर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लैन के द्वारा करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि ये छोटे से छोटे एरिया पर वर्क करता है। इसके बाद में बात करें, ये आपका कैंपस है और इसके अंदर ये 2 ब्लॉक हैं। अगर इन दोनों ब्लॉकों के अंदर सेम इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम मेन नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। अगर इसको बड़े लेवल पर लेकर के देखें तो मान के चलते हैं जो आपका लैन एरिया नेटवर्क होता है ये किसी एक कस्बे के लिए हो सकता है, यानी कि किसी शहर की बात करते हैं तो शहर की छोटी से छोटी आपकी क्या है, कॉलोनी हो सकती है, उसके लिए हो सकता है। अगर 2 कॉलोनियों को या 2 से अधिक कॉलोनियों में अगर इंटरनेट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहलाता है मैन। और वैन की बात करें तो ये जो उस सिटी जिसकी ये कॉलोनी थी, यानी कि पर्टिकुलर 1 या 2 से अधिक सिटियों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ये आपका कहलाएगा वैन। इनको और बड़े लेवल पे ले ले तो अगर हम बात करते हैं छोटी से छोटी सिटी की तो मान के चलते हैं हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो लैन कहलाएगा। और अगर हम बात करते हैं जयपुर और जोधपुर, यानी कि अलग अलग कई जिलों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपका मैन कहलाएगा। और अगर हम कई राज्यों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं जैसे राजस्थान, MP, UP, इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो कहलाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप समझ गए होंगे। अब इससे छोटे, जो लैन से भी छोटा एरिया नेटवर्क होता है उनकी बात करें तो आपका लैन से छोटा होता है वो वाईफाई होता है, और वाईफाई से भी सबसे छोटी जगह के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका ब्लूटूथ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो पूछा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के लिए नेटवर्क साझा करता है। तो हम जो फाइल ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से मोबाइल पे, अभी तो आप देख रहे हो बेसिक रूप से वाईफाई वगैरह हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हो आप, ठीक है, बट उससे पहले हम ब्लूटूथ से ही शेयरिंग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटोकॉल का क्या तात्पर्य है। यह एक नियमों का समूह है जो सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह एक नेटवर्क के लिए आवश्यक हार्डवेयर के बारे में बताता है, यह आवश्यक सुरक्षा के बारे में बताता है, यह एक फाइल है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल जो होता है ना वो आपका क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन या नियमों का या रूल्स का क्या होता है, रूल्स का कलेक्शन ऑफ रूल्स। तो आपने देखा हो तो कभी भी जब भी कोई मिनिस्टर वगैरह आपने देखा हो कहीं एक्स्ट्रा भारी विजिट पे जाता है तो वो क्या करता है, प्रोटोकॉल का पालन करता है, ऐसा सुना होगा आपने। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, उनके लिए कुछ स्पेशल नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो उनके साथ में सिक्योरिटी होती है वो इन प्रोटोकॉल्स को तैयार करती है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें, इंटरनेट की दुनिया में अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको कुछ विशेष तरह के नियम होंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। तो यह नियमों का एक समूह है जो सूचना संचार के सभी पहलुओं को कंट्रोल करने के
काम में लिया जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा आपके पास में कितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं, ये ऐसे ही कोई आपसे साझा कर सकता है। जैसे आप बात करें बैंकिंग के पासवर्ड हो गए, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड हो गए, ठीक है, आपकी डिजिटल पेमेंट बैंक्स हो गई, इनके सिक्योरिटी पासवर्ड हो गए, तो ऐसे तो कोई भी साझा कर लेगा। तो इसलिए कुछ स्पेशल तरह के क्या बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो आप इसे कहां से प्राप्त करते हैं? तो कोई भी फाइल आप कंप्यूटर में से डिलीट कर देते हो या कारणवश भी डिलीट होती है तो वो आपको रिसाइकिल बिन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप उस फाइल को वापस से जरूरत महसूस करते हो तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर करके, और जिस लोकेशन पर यह सेव थी उसी लोकेशन पे आप इसको वापस से एक्सेस कर सकते हो। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो CTRL+R का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट टैब की अगर हम बात करें तो ये हमारा वर्क एरिया है। तो यहां पर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, अगर हमने कोई भी कंटेंट यहां पे या टेक्स्ट लिख रखा है और अब हम CTRL+R की प्रेस करते हैं तो जो ये कंटेंट है जो आपका क्या होगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं, CTRL+R की का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, .BAK ये क्या कहलाते हैं? इस तरीके से आपने देखा हो edu, .doc, .ppt, .pdf, ये हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, .jpg, .jpeg, .png, ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से एक्सटेंशन कहलाते हैं, एक्सटेंशन। जैसे हम बात करें हमको कोई भी व्यक्ति अगर कॉल करेगा या हमसे कुछ पूछना चाहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे नाम से संबोधित करेगा हमको, ठीक है। और अगर किसी प्रोडक्ट को या किसी वस्तु को अगर वो कॉल करेगा तो उसको वस्तु के नाम से संबोधित करेगा। तो अगर इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में किसी फाइल को अगर जानना है तो फाइल का एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होगा, यानी कि कोई भी, जैसे अगर हम डिटेल में बात करें तो आपने देखा होगा हमारे यूनिवर्स के अंदर जो हम लोग हैं अलग अलग जातियों में विभक्त हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है, उसको भी अलग अलग जातियों में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि डेटा को पहचानने में और डेटा को कलेक्ट करने में हमको आसानी होती है, ठीक है। तो DOC होता है जो वर्ड का एक्सटेंशन होता है, PPT होता है वो पावर पॉइंट का, PDF फाइल का, PNG आपकी जितनी भी इमेजेज होती हैं या फोटोज होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है। तो .BAK क्या होता है, ये किसका एक्सटेंशन होता है, एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है, ये आपकी बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो मैंने अभी बात करी थी MS वर्ड जो फाइल है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .doc। अगर आपसे पूछ ले MS एक्सेल फाइल का तो .xls ये होता है आपका MS एक्सेल का। अगर आपसे पूछ ले MS पावर पॉइंट का तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .ppt या PPTX होता है, या इसका आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है? संसाधनों को आदेश देना, संसाधनों का प्रबंधन करना, यूटिलिटी को माप करना, उपयोगकर्ता को मैप करना। तो संसाधनों का यानी पेरिफेरल जितनी भी डिवाइसेज हैं उनका मैनेजमेंट, संसाधनों का मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टीवी रिमोट, गैराज के दरवाजे, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर सभी किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपने देखा हो तो आपके पास में मान लो ये आपका घरेलू टीवी है और आप यहां सोफे पर बैठे हुए हो और आप यहीं से रिमोट के द्वारा यहीं से आप क्या कर सकते हो, आपके चैनल्स को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों यहां से आप इसको बोलते हैं हम रिमोट। इस रिमोट की मदद से आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिक यानी छूते ही आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हो, चैनल्स को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि हम बोलते हैं फुली तो टीवी या एलईडी को आप कंट्रोल कर रहे हो।
तो दोस्तों जो कंट्रोल कर रहे हो तो इनमें से कुछ तो सिग्नल्स के द्वारा डेटा का आदान प्रदान या इंस्ट्रक्शंस का आदान प्रदान हो रहा होगा। तो वो जो आदान प्रदान हो रहा है वो ही पूछा है आपसे किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो संचालित होते हैं वो होते हैं इंफ्रारेड वेव्स के द्वारा या तरंगों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको हम दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों की अगर बात करें तो इनको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म तो इसको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम एंड कुंजी को यह भी कहा जाता है। तो जो ये आपकी कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं दोस्तों, आपने कीबोर्ड को ध्यान से देखा हो तो आपको होम और इंड ये कुंजियां आपको कीबोर्ड पे मिल जाएंगी। इनको हम कंट्रोल कीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपने देखा हो तो पॉज होती है, ठीक है, ब्रेक होती है, प्रिंट स्केप होती है, ऐसी बहुत सारी की होती हैं। ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं? कंट्रोल कीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो अगर हम बात करते हैं तो देखो ये स्पेशली जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, द्वितीयक मेमोरी होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको मुख्य रूप से आपने देखा हो तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, इसके अलावा पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इनमें मुख्य रूप से विभक्त किया जाता है। तो आपसे यहां पे पूछा कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये आपकी जो टेप रिकॉर्डर ये तो कहलाती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, और सीडी और डीवीडी होती हैं दोस्तों ये आपकी कहलाती हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्लियर? तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसी को हम डीवीडी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से हम जानते हैं। और जो ये आप इमेज देख रहे हो ये होता है आपका डीवीडी ड्राइवर। इसके अंदर आप क्या करते हो? डीवीडी और सीडी को प्ले कर सकते हो। यूनिक्स और लाइनेक्स ठीक है, दोनों किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो ये आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिटेल्ड के अंदर क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, और डिटेल्ड में क्लास लेंगे तब देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं है तो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर एक डब्बे के समान है जिस पर यूजर के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा सकता, और ये कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, लाइनेक्स और वर्तमान में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम काम में ले रहे हैं वो है विंडो। अब विंडो के भी अलग अलग संस्करण हैं, जैसे एक्सपी, विंडो 2003, विंडो 2007, 2008, 10, ये विंडो के क्या कहलाते हैं? वर्जन कहलाते हैं या संस्करण कहलाते हैं। क्लियर? तो यूनिक्स और लाइनेक्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीडी या डीवीडी पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आप क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, देखिएगा कितने लोग सही कर पाते हैं। रेप्लिकेटिंग, मिररिंग, रिपिंग या बर्निंग? तो दोस्तों सीडी और डीवीडी को राइट करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है बर्निंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एक एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। डीवीडी का क्या अर्थ होता है? तो डीवीडी की अभी बात करी थी फुल फॉर्म की, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या अगर हम बात करें अर्थ की तो इसका अर्थ होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं इसको। किस नाम से भी जानते हैं? डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है? दोस्तों यहां पर आपसे नहीं है पूछा है क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको मालूम होता है जिप, रार। अभी तो यहां पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आप पहचान लोगे, बट अगर आपको रार दे करके और ऑप्शन दे दिए जाए कंप्रेस्ड फाइल के, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो आपका जिप होता है ये भी आपका कंप्रेस फाइल का साइज छोटा करने का एक्सटेंशन होता है। रार फाइल भी आपकी
कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है। और डॉट COMP कंप्रेस फाइल भी आपकी क्या कहलाती है, कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है। बट डॉट ARJ जो यहां पे हमको ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये कंप्रेस्ड फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी सी इमेज है जो एक प्रोग्राम, एक निर्देश, एक फाइल या किसी अन्य वस्तु को दर्शाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा हो तो ये आपका कहलाता है मॉनिटर। और इस मॉनिटर पर आपने देखा हो तो ये छोटी छोटे से इमेजेज आपको दिखाई देते हैं। ये आपकी फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है। इनको हम क्या कहते हैं, वही एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। तो इनको हम आइकन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइकन के नाम से जानते हैं। तो आइकन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड को बंद करने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों MS वर्ड को स्पेशली अगर क्लोज करते हैं हम, तो आपने देखा हो तो टैब के कॉर्नर पे यहां पर क्रॉस का बटन होता है, ये क्लोज का बटन होता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से अगर आप MS वर्ड को बंद करना चाहते हो तो Alt + F4 की को एक साथ प्रेस करोगे आप दोनों की को, तो आपका MS एक्सेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप डिफॉल्ट रूप से एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कोई भी आप फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट का आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट आउट लेना चाहते हो, प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर के द्वारा जो आपका प्रिंट आउट है उस पर जो पेपर पर, यानी कि जो आप A4 साइज पर प्रिंट लेते हो, ये आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि लंबवत फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो वर्टिकली प्रिंट आउट, जैसे अगर बात करते हैं ये आपका A4 साइज पेपर है, तो इसमें जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड की बात करें तो जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, पेपर को हॉरिजेंटली पेपर पर प्रिंट आउट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने वाली कंपनी कहलाती है। तो इंटरनेट जो प्रदान करने वाले होते हैं ना, उनको हम वो कंपनियां क्या कहलाती हैं, तो उनको हम ISP के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कौन सी कंपनियां होती हैं, तो आपने देखा होगा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अभी लेटेस्ट में आपने देखा हो तो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आपको इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें जियो नंबर 1 पे, आपकी एयरटेल कंपनी है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। इसके अलावा भारत नेट ये BSNL का ब्रॉडबैंड नेट है। ये सारी आपकी ब्रॉडबैंड कंपनियां हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा सिम के रूप में भी आपको, या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के रूप में भी इंटरनेट अवेलेबल करवाया जाता है इंटरनेट प्रोवाइडर। तो उसके अंदर हम बात कर ले तो आपकी सभी कंपनियां हैं, जैसे बात करें हम एयरटेल, जियो, ठीक है, BSNL। इसके अलावा जो भी आपकी ये मोबाइल सिम की जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां नहीं, सिम की जो कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां आपकी क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की क्लास में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों आप हमारी क्लास को रेगुलर लेना चाहते हैं और चैनल पे आए हैं और क्लास देखिए और आपको पसंद आई है, तो आप चैनल को, दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों को भी आप बोले चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।